से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी में। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना किस तरीके से भारत में सल्तनत का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। हमने पढ़ा कल की क्लास में कि किस तरीके से बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले कितने आक्रमण किए गए, 4, और किस तरीके से बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। फिर धीरे धीरे उसने घाघरा, चंदेरी और मेदिनीपुर के युद्ध को हराते हुए खानवा के युद्ध को जीतते हुए भारत पे साम्राज्य स्थापित किया और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं सत्ता में आता है। एक्चुअली जब ये बाबर मरा उस समय ये हुमायूं था, वो बदख्शा का शासक था, उसका सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था उस समय? ये बदख्शा का सूबेदार था। अब भाई बाबर खत्म हुआ तो बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं था, तो हुमायूं के पास सत्ता स्थानांतरित हो गई। और सत्ता कहाँ थी उस समय? आगरा में। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया है कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सिकंदर लोधी के द्वारा। तो क्या हुआ, जब बाबर मर गया, हुमायूं आगरा आता है तो उसको सत्ता सौंपी जाती। लेकिन हुमायूं बहुत ही उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने एक्चुअली क्या है, शासक क्या करते हैं कि मैं शासक हूँ तो सारी सत्ता मेरे हाथ में, भाइयों को कुछ नहीं देना। लेकिन पहला हुमायूं एक ऐसा शासक था सल्तनत के बाद मुगल वंश में, जिसने अपने साम्राज्य विस्तार को अपने भाइयों में बांटा। बोला जाता है कि उसने तुर्क पद्धति का, तैमूर परंपरा के अनुसार अपने साम्राज्य का विभाजन किया। तैमूर परंपरा में क्या होता था, जितना भी साम्राज्य उसमें सभी की हिस्सेदारी होती थी। तो हुमायूं की इस तरीके को या तो बोला जा सकता है कि दूरदृष्टिता नहीं थी, अगर ये नहीं बांटता तो और बड़े भाग पे अपना कब्जा कर पाता। लेकिन बोला जाता है कि उसकी उदारता का परिणाम था कि उसने अपने 3 सगे भाइयों को प्लस उसका एक चचेरा भाई था, उसको अपने साम्राज्य में अलग अलग एरिया को बांटता है। जैसे कि हुमायूं ने तैमूर परंपरा के अनुसार राज्य का विभाजन किया। कामरान भाई था, उसको उसने काबुल और कांधार पंजाब वाला एरिया दे दिया। बेटा कहा कि आप वहाँ का साम्राज्य संभालिए। हिंदाल को मेवात दे दिया, मेवात और अलवर वाला भाग। अस्कनी को संभल दे दिया। ये इस तरीके से उसने अपने भाइयों में ये बांट दिया। लेकिन उसका एक चचेरा भाई था, चचेरा भाई जो उसको बहुत प्रिय था, सुलेमान मिर्जा, जो बदख्शा, वो उसके अंडर में था। किसके अंडर में था? पहले हुमायूं के अंडर में था, वो वाला एरिया उसने बदख्शा को इसको दे दिया। इस तरीके से अपने पहले ये पूछा जाता है कि पहली बार मुगल काल में अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में करने वाला पहला शासक कौन था? हुमायूं। आपको याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि काबुल कांधार और पंजाब वाला एरिया किसको दिया? मकरान, या आपका कांधार किसको दिया है? आपका काबुल कांधार वाला आपका कामरान को। मेवात किसको दिया? हिंदाल को। अस्कनी ने इसको संभल दिया। ये आपसे एरिया पूछे जाते हैं। ये तो एक इसकी उदारता का परिचय है। उसके बाद बोला जाता है कि इसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे कि इनके द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई। एग्जाम में इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं हम उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सल्तनत में और इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपका अकबर है, जहांगीर है, शेर शाहजहां है और औरंगजेब है। उस पीरियड से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये इनिशियल स्टेज है तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना बच्चे, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो आपने अभी तक क्या जाना कि पहला मुगल कालीन शासक जिसने अपने साम्राज्य को तैमूर परंपरा के अनुसार बांटा और अपने भाई कामरान, हिंदाल और अस्कनी और सुलेमान को अपने साम्राज्य का बंटवारा किया, ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर पूछा जाता है कि हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम, तो पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम ने किसकी रचना की, या इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे कि हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा हुमायूं के ऊपर बुक है, ये किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि गुलबदन बेगम की बुक का नाम ने कौन सी बुक लिखी है? आपकी हुमायूं नामा। अब इसने कुछ कुछ निर्माण करा है, पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर इसके कार्य में, इसके जीवन काल में जो जो इसने युद्ध किए हम उनके बारे में जानेंगे। तो इसने दीन पनाह नगर बसाया। बोला जाता है कि ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। सप्ताह में 7 दिन 7 तरीके के कपड़े पहनता था, 7 कलर के, 7 रंग के कपड़े पहनता था।
पहनता था। पूछा जाता है कि मुगल कालीन वो शासक कौन था जो सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहना करता था, उसका विश्वास था। तो ये कौन सा शासक है आपका? हुमायूं। आपको याद रखना है कि सप्ताह में 7 दिन 7 तरीके के कपड़े पहनने वाला शासक कौन है? हुमायूं है। गुलबदन बेगम ने कौन सी बुक लिखी है? हुमायूं नामा। बोला जाता है ये बहुत बड़ा अफीमची था, नशे में ही रहता था। इसके बारे में कुछ बोला जाएगा कि हाँ अफीमची कौन है भाई? आपका हुमायूं है। उसके बाद क्या है, ये तो सब इसके बारे में है कि उसने क्या क्या किया। अब जो हुमायूं को हम लोग याद करते हैं उनके कुछ युद्धों के कारण। हालांकि इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा युद्ध वगैरह पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर हम क्लास कर रहे हैं तो प्रॉपर इसको अच्छे से समझेंगे कि हुमायूं के द्वारा कौन कौन से युद्ध किए गए। तो बोला जाता है कि हुमायूं का पहला युद्ध था 1531 में कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान हुमायूं के द्वारा प्रताप रुद्रदेव शासक के विरुद्ध होता है। एक्चुअली रीज़न क्या था युद्ध का, अगर हम इसको समझें तो याद होगा कि प्रताप रुद्रदेव का जो संबंध था वो अफगानियों से ज़्यादा संबंधित था। अफगानी हुमायूं के दुश्मन थे, तो उनके कहते हैं प्रताप रुद्रदेव उनका साथी था या उनसे समर्थन प्राप्त करता था। इसकी वजह से हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव पे हमला किया, धन लूटा, काफ़ी कुछ संधि की, बाद में धन लेके वापस आ गए। बोला जाता है ये इसकी उदारता का परिचय है कि उसने कालिंजर पे पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं किया। इससे आगे चल के भूल साबित हुआ, जब आगे जाके शेरशाह सूरी आए, एक भूल ही बनी। लेकिन बोला जाता है कि प्रताप रुद्रदेव के साथ धन लेके संधि की, हुमायूं वापस चला जाता अपने आगरा। फिर दूसरा युद्ध होता है 1532 में, दौरा या दोहरिया का युद्ध बोला जाता है। ये महमूद शासक अफगान शासक आपकी महमूद लोदी से होता है, जिसमें भी हुमायूं जीतता है। फिर इसी के बाद 1532 में उसका चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम में भी पढ़ाऊंगी कि क्या क्या युद्ध में हुआ, किस तरीके से शेरशाह से इसकी मुलाकात होती है और शेरशाह से द्वारा इसको हराया जाता है। तो पहली बार घेरा पूछा जाता है कि चुनार के युद्ध में कब हुआ? 1532 में। उस समय शेर खां वहाँ का शासक था और वही शेर खां अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है और वो हार जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट युद्ध ये भी है 1535 से 1536 के बीच में गुजरात के युद्ध में बहादुर शाह से युद्ध होता है। बहादुर शाह गुजरात का शासक है, जिससे युद्ध होता है। युद्ध में वो गुजरात मालवा छीन लेता है, कुछ समय तक शासन अधिकार रहता है। फिर बोला जाता है कि 1 साल के बाद हुमायूं इसको भी मतलब उसके अधिकार से निकल जाता है। तो इसकी थोड़ी कहानी चलती है, किदवंती बोलें या पौराणिक कथा, एक कहानी प्रचलन में है कि बोला जाता है कि बहादुर शाह चित्तौड़ अभियान पे जाता है। तो चित्तौड़ की रानी होती है महारानी कर्णवती, जो अपने बेटे की संरक्षिका बन के शासन कर रही होती हैं। तो ये बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगती हैं हुमायूं से और एक राखी भेजती हैं लेटर में। कहती है मैं आपको अपना भाई मान रही हूँ और आपकी बहन संकट में है, तो आप सुरक्षा करने आइए। हुमायूं सोचते हैं कि मदद करें। उसी बीच में बहादुर शाह का भी पत्र जाता है हुमायूं के पास और हुमायूं से कहता है कि मैं जिहाद का युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं मतलब काफिरों को अपने मुस्लिम राष्ट्र बनाने में जो काफिर बीच में आ रहे हैं उनको ख़त्म कर रहा हूँ। तो हुमायूं दोनों के बीच में गतिरोध की स्थिति होती है, वो सोच नहीं पाता कि मैं किसकी मदद करूँ, तो वो मदद नहीं करते हैं। बाद में जब बहादुर शाह चित्तौड़ को जीत के धन संपदा लेके वापस आ रहे होते, तो फिर उसी बीच में हुमायूं का युद्ध बहादुर शाह से होता है। बहादुर शाह को हरा के गुजरात और मालवा को अधिकार कर लेता है। ये तो कुछ प्रमुख युद्ध हैं हुमायूं के द्वारा, लेकिन जो 2 युद्ध हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के बारे में आपको बेसिकली याद करना है कि गुलबदन बेगम बुक का नाम याद रखना है, चौसा कालिंजर का युद्ध अभियान याद रखना है, कन्नौज का फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि अपने भाइयों में संपत्ति बांटने वाला भाई शासक कौन है? आपका हुमायूं। फिर आपको याद रखना है कि इसका एक युद्ध है चौसा का युद्ध, तो 26 जून 1539 में होता है। ये कहाँ युद्ध होता है कि बिहार के पास एक नदी है कर्मनाशा नदी। पूछ लिया जाता है कभी कभार, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ जो युद्ध है चौसा का युद्ध, वो किस नदी के तट पे हुआ? नदी का नाम पूछा जाएगा तो बेटा कौन सी है? कर्मनाशा नदी के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर खां जीतता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। ये पूछा जाता है कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि कब धारण की? चौसा के युद्ध में। बोला जाता है कि इसमें वो पानी में नदी में डूब जाता है हुमायूं, तो एक भिस्ती के द्वारा उसकी जान बचाई जाती है। बाद में जब वो लौट के आगरा आता है तो एक दिन का सुल्तान भिस्ती को बनाता है। ठीक है, ये कहानी है कि एक दिन का सुल्तान बनाने वाला शासक कौन है? हुमायूं ने एक भिस्ती को एक दिन का शासक बनाया।
इसके बाद एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोला गया, ये 1540 में हुआ। इस युद्ध में भी सॉरी, हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध होता है। विजयी आपके शेरशाह होते हैं और इस युद्ध के बाद शेरशाह के द्वारा दिल्ली सल्तनत या दिल्ली में या आगरा बोले वहां पे द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जा रही बेटा? द्वितीय अफगान। पहला अफगान राज्य कौन सा था? सिकंदर लोदी वाला आपका था, ठीक नहीं, सिकंदरी सैयद वंश वाला प्रथम अफगान शासक थे। द्वितीय आपके इसके द्वारा स्थापित किया जाता है। फिर कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद कई वर्षों तक हुमायूं भटकता रहता है, भटकते भटकते फिर वो ईरान पहुंचता है। तो वहाँ पे हिंदाल के गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेते। पूछा जाता है कि हुमायूं ने किसकी बेटी से निकाह किया? हिंदाल जो उसका भाई था, उसके गुरुजी थे आध्यात्मिक गुरु मीर अली, उनकी बेटी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा नाम है, हमीदा बानो बेगम, ठीक है, याद रखेंगे। फिर बोला जाता है कि ईरान के शाह के दरबार में वो शरण लेता है, फिर से अपने आप को नियंत्रित करता है और फिर से वापस भारत में अटैक करता है। ये बोला जाता है कि जब आप गिर के हार जाते हैं ना, फिर से अपनी हिम्मत को जुटाइए और मेहनत करिए, पूरा प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। ये सब युद्ध घटनाएं हमें क्या सिखा रही? मैंने आपको बाबर के टाइम में भी बताया था, है ना। ये लोग क्या बार बार हारते हैं, जीतते हैं, एक हार से निराश नहीं हो रहे हैं कि मुझे निराशा मिली, जीवन खत्म। जीवन तो अंत करना आपके हाथ में है ही नहीं ना। इनसे सीखिए कि किस तरीके से योद्धा बना जाता है। योद्धा जो रणभूमि में अपने कर्म क्षेत्र में आके पूरी जी जान लगा के मेहनत करता है और निराश नहीं होता। असफलता सफलता जीवन का एक चक्र है। अगर असफल नहीं होंगे तो सफलता का राज कैसे पता चलेगा? अगर आप असफलता का स्वाद नहीं चखेंगे तब तक आपको सफलता का महत्व समझ में नहीं आएगा। अगर उस बच्चे को जिसको थ्रो आउट सफलता मिलती जाए, वो क्या जानेगा सफलता होती क्या है, और जो असफल होने के बाद सफलता मिलती है ना, उसका रस ही अलग होता है। तो इनसे सीखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार जाता है, फिर अपने आप को फिर से नियंत्रित करता है और फिर पुनः भारत में 1945 में अटैक करता है, फिर काबुल कांधार को फिर से जीतता है। और फिर किस तरीके से बाद में आगे बताएंगे किस तरीके से फिर 2 युद्ध होते हैं और 1955 में सरहिंद के युद्ध में पूरी तरीके से फिर से आगरा को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसी बीच में हमने बताया कि 2 युद्ध होते हैं, फिर 1956 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वो दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली में एक दीन पनाह भवन की स्थापना करता है, तो वहाँ पे एक पुस्तकालय बनवाता है, लाइब्रेरी में कहा जाता है कि सीढ़ियों से गिर के उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका दफन यहीं कहाँ किया गया? दिल्ली में। तो एक लेनपुर इतिहासकार इन्होंने कहा कि एक हुमायूं एक ऐसा शासक था जो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। कभी को आप पूछ लिया जाता है कि किस शासक की, किस मतलब इतिहासकार ने कहा या किस लेनपुर ने किस शासक के बारे में कहा कि वह अपने जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो लेनपुर ने किसके लिए कहा है बच्चे? हुमायूं के द्वारा। समझ में आया? हुमायूं बहुत ज़्यादा कुछ डीप पढ़ना नहीं है, फैक्चुअल है। बाबर का बेटा है, बाबर की मृत्यु हो रही है, उस समय हुमायूं कहाँ है? बदख्शा का शासक है। बाबर के मृत्यु के बाद वो आगरा आता है, सत्ता स्थापित करता है, लेकिन साथ में ही वो अपने 4 भाई हैं, 3 सगे भाई, एक कज़न है, डिवीजन चल रहा है, तीनों को सत्ता बांटता है। वहीं कामरान को काबुल कांधार पंजाब का एरिया देता है, अस्कनी को हिंदाल, अस्कनी को आपका कौन सा मेवाड़ अलवर वाला एरिया देता है, इस तरह संभल हिंदाल को देता है, बदख्शा किसको देता है? आपके सुलेमान को। इस तरीके से अपने भाइयों में बांटने वाला पहला शासक बना। उसकी एक सिस्टर है, बहन है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूंनामा की रचना करती हैं। फिर हुमायूं के द्वारा कुछ युद्ध हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका चौसा का युद्ध 1539। दूसरा इम्पोर्टेंट युद्ध है आपका कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जिस बिलग्राम के युद्ध के बाद ही शेरशाह के द्वारा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की जाती है और कुछ टाइम के लिए दिल्ली पे मुगल वंश खत्म हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने हुमायूं पढ़ा। हुमायूं के बाद छोटा दूसरा शासक आते हैं आपके शेरशाह सूरी। कुछ समय क्या 5 साल के लिए इनका शासन दिल्ली में रहता है, ये और इनके वंशज आते हैं थोड़े से। तो कहा जाता है शेरशाह सूरी के बारे में कि 67 साल की उम्र में दिल्ली का सूरवंश की स्थापना करने वाला शासक बना। पूछा जाता है दिल्ली में सूरवंश की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने। इसका जन्म 1472 में जौनपुर में हुआ।
और इसकी कुछ उपाधियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए शेरशाह सूरी की। इसकी एक उपाधि शेर खां, बोला जाता है शेर खां की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के द्वारा दी गई। एक कहानी चलती है कि इसकी जान एक शेर से बचाई थी, तो उसकी बहादुरी या उसकी वीरता से प्रसन्न होकर शेर खां सूबेदार बहार खां लोहानी के द्वारा इसको शेर खां कहा जाता है। ये हजरत आला की उपाधि धारण करता है और शेरशाह की उपाधि तो मैंने अभी बताया ही बेटा, चौसा के युद्ध में स्थापित करता है। इसकी मृत्यु 1545 में हो जाती है। कालिंजर अभियान उसका हो रहा होता है शासक कीरत सिंह के द्वारा, जहाँ पे एक उल्का नामक यंत्र उसके तोप खाने या फिर उसके शस्त्र भंडार गृह में आके गिर जाता है और खुद ही के उसमें गिर जाता है। बोला जाता है कि हुमायूं यहाँ तोप वगैरह या शस्त्र वगैरह रखे रहते उसमें छुपा, उसमें बैठ खड़ा होता है, वहीं पे आके उल्का नामक यंत्र आके गिरता है, उक्का नामक यंत्र, और उससे उस रूम में आग लग जाती है और वो मर जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक मेवाड़ का युद्ध था कि मेवाड़ के युद्ध में एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने पूरा संपूर्ण भारत का साम्राज्य अपने हाथों से खो दिया। ये तो एक बेसिक कहानी है, पर आपको वो शेरशाह सूरी युद्ध के लिए याद नहीं करना है, उसके आर्थिक सुधारों के लिए याद करना है। जैसे कि पूछा जाता है कि भारत में बहुत से सुधार किए गए, उससे पहले जानेंगे इसका मकबरा कहाँ है। सासाराम बिहार में, ये पूछ लिया जा सकता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। सासाराम बिहार में। फिर इसके आर्थिक सुधार है, बोला जाता है इसको ना इसके आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। जैसे कि उसने भू राजस्व संबंधी सुधार किए, जब्ती प्रणाली अपनाई, भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश के लिए उसने 32 अंक वाला सिकंदरी गज का उपयोग किया प्लस सन की डंडी का उपयोग किया। बोला जाता है भूमि की पैमाइश करवाने वाला शासक कौन है? शेरशाह सूरी। इसने 2 सिक्के चलाई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शेरशाह सूरी से कुछ पूछा जाएगा तो इसी पोर्शन से यही पूछा जाता है कि चांदी का रुपया किसने चलवाया। मुगल काल में चांदी का रुपया चलाने वाला शासक कौन है? आपका शेरशाह सूरी है। और चांदी के रुपये का वेट पूछा जाता है, वजन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया और 178 ग्रेन का चांदी का रुपया है और 380 ग्रेन का आपका बच्चे क्या है? तांबे का दाम। तो पूछा जा सकता है कि 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाने वाला मुगल कालीन शासक का नाम बताओ, या सूरवंश का शासक। तो शेरशाह सूरी मुगल के टाइम में कुछ वंश टाइम के लिए 5 साल के लिए दिल्ली की सत्ता पे सूरवंश नामक सूर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उनके द्वारा 2 सिक्के चलाए जाते हैं। एक तो रुपया जो 178 ग्रेन है, याद करना है 178 ग्रेन का रुपया किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। प्लस 380 ग्रेन का क्या चलाया? तांबे का दाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि की पैमाइश करवाई, जब्ती प्रणाली के आधार पे, सिकंदरी गज के आधार पे 32 अंग माल से उसको नपवाया, सन की डंडी का प्रयोग किया और इसने भू राजस्व की लगान दर 1/3 तय की और भूमि के किसान और राजा के शासक के बीच में जो मध्यस्थ थे उनको इसने समाप्त किया और कबूलियत और पर्दा प्रथा का प्रारंभ किया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है कि शेरशाह सूरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोला जाता है, जीटी रोड की स्थापना की। जीटी रोड जानते हो ना, NH1 NH2 को मिला के जीटी रोड बोला जाता था। अब तो NH1 NH2 बदल गया नाम, NH1 का नाम NH2 का नाम 19 हो गया, NH19 बन गया है, इनके नाम अब चेंज हो गए हैं। लेकिन पहले जीटी रोड क्या था? NH1 और NH2 को मिला के बोला जाता था। जो ये आगरा से कलकत्ता के बीच वाली जो दूरी थी उसको आगरा से कलकत्ता को मिलाने वाला जो रोड बनाया जिसको बोला गया जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। पूछा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड के संस्थापक कौन है? आपके शेरशाह सूरी। जो NH1 NH2 को मिला के बोला जाता था, जो आगरा से कोलकाता तक के बीच की दूरी को कवर करता है। और बोला जाता है इसने डाक प्रथा का प्रचलन कराया, इसने 1700 से ज़्यादा सराय का निर्माण करा, मतलब बहुत अच्छा शासक था। साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ उसमें सही सुधार किए, जैसे भू राजस्व संबंधी सुधार किए इसने। सराय मतलब लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उसके लिए बीच में मतलब ठहराव के लिए जगह स्थापित कराई, पेड़ पौधे लगवाए, सराय स्थापित कराए, पानी की व्यवस्था करवाई। और बोला जाता है आगरा में इसने एक लंगर व्यवस्था, दान का लंगर शुरू कराया। पूछा जाता है कि आगरा में दान का लंगर स्टार्ट करने वाला शासक कौन था? आपका शेरशाह सूरी।
फिर इसके स्थापत्य के बारे में कुछ जाना जाए तो बोला जाता है इसने 3 निर्माण किए। रोहतासगढ़ का किला इसने बनवाया, किला कूना की स्थापना करवाई दिल्ली में, और कन्नौज के पास इसने शेर सूर नगर की स्थापना करवाई। तो पूछा जाता है कि शेर सूर नगर की स्थापना कन्नौज के पास किस शासक के द्वारा कराई गई है बच्चे? शेरशाह सूरी के द्वारा। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। ये सब याद रखना। इसी के बीच में जब वो मर जाता है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कालिंजर अभियान में, उसके बाद फिर से मैंने बताया कि 1540 के से 55 के बीच में हुमायूं फिर से सत्ता में एकजुट होकर आते हैं, और उसके द्वारा जो सूर वंश के संस्थापक का अगला शासक है सिकंदर शाह सूर, उससे युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, जिसमें उसको हराता है और पंजाब को अपने कब्जे में कर लेता है। फिर उसी के बीच बाद थोड़े टाइम बाद जून 1955 में ही सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की तरफ से बैरम खां युद्ध लड़ते हैं और उधर सिकंदर सूर हैं, आपके सूर वंश के शासक हैं। दोनों के बीच में युद्ध होता है, बैरम खां जीतता है और हुमायूं फिर से एक बार पंजाब से आगरा तक कब्जा करने में सफल होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असफलता मिलने के बाद भी फिर से हिम्मत नहीं आ रही, एकजुट हुआ। एक स्थिति इसकी वो थी जब वो भटक रहा था कि कहाँ जाऊं, तब ईरान की शाह के यहाँ जाके शरण लेता है ना, और आज पुनः फिर अपने आप को नियंत्रित कंट्रोल में ला के सेना को नियंत्रित करके फिर से उसी सूरवंश के साम्राज्य को हराता है। हम लोग हार जाते ना, यार इससे तो मैं हार चुका हूँ, मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन अपनी हिम्मत को फिर से जुटाया और फिर से उसको कब्जा किया और आगरा में पंजाब से लेके आगरा तक के बीच में अपने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। और इसके बाद हुमायूं के पुनः स्थापन के बाद 1955 के बाद आपके अकबर आते हैं। फिर तो मुगल साम्राज्य कितने वर्षों तक शासन कर रहा है, फिर तो 1705 तक मुगल काल है, फिर 1705 से 1707 से लेके आपके 1857 तक मुगल साम्राज्य रहा, जब तक कि अंग्रेजों ने हमें लताड़ नहीं लिया। इस तरीके से हमने मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मुगल में हमने बाबर को पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, शेरशाह सूरी पढ़ा। इस क्लास पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं जो इसको और ज़्यादा डीप किया जा सके। फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि कब कौन सा युद्ध हुआ, किसने कौन सी बुक लिखी, बस ऐसे ही पूछा जाता है। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग अकबर पढ़ेंगे और जहांगीर पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये पूरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो आई थिंक। थैंक यू।